वालेकुम। आज हमारा ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्लासिकल टेक्निक ऑफ एनालिसिस पढ़ेंगे, जिसको हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि देयर आर टू टेक्निक ऑफ एनालिसिस। एक को हमने पढ़ा कि क्लासिकल टेक्निक, एक को हमने पढ़ा था मॉडर्न टेक्निक। तो क्लासिकल टेक्निक में ही ये पहली टेक्निक हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, कंबस्टन एनालिसिस की। कंबस्टन एनालिसिस क्या है एंड हाउ बाय यूजिंग दी कंबस्टन एनालिसिस हम लोग किस तरह से उससे क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो कंबस्टन एनालिसिस का सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कंबस्टन एनालिसिस किस काम के लिए इस्तेमाल होगा और इसको फर्स्ट टाइम किस बंदे ने, किस साइंटिस्ट ने इसको इस्तेमाल किया था। तो सबसे पहली बात यह है कि ये वाला जो मेथड है इस्तेमाल होता है टू डिटरमिन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, स्पेशली हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में। उन एलिमेंट की ये परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। अब ये मेथड जो है ये फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट एंटोनी लुवाइजर ने 1780s के अंदर ये वाला मेथड इस्तेमाल किया था। और इस मेथड का जो मेन फंक्शन था वो क्या है, हमने देखा द मेन पर्पस ऑफ दिस मेथड इज़ टू डिटरमिन द एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। कि हम लोग यहाँ पर एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिटरमिन करेंगे। और इसकी जो क्या समझ सकते हैं हम लोग, लिमिटेशन भी समझ सकते हैं, ये है कि ये वाला जो कंबस्टन एनालिसिस का जो मेथड है ये सिर्फ और सिर्फ उन कंपाउंड पर अप्लाई होता है कि जिनके अंदर ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है कि जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर मौजूद हो, मीन के कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कोई और एलिमेंट मौजूद हो, तो कंबस्टन एनालिसिस के थ्रू हम लोग उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर या एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमिन नहीं कर सकते। तो ये था इसके बारे में कंबस्टन एनालिसिस का जो इंट्रोडक्शन। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि कंबस्टन एनालिसिस जहाँ पर किया जाता है उसकी जो असेंबली है उसकी डायग्राम क्या है। तो यहाँ पर हमने इसकी डायग्राम बनाई हुई है कंबस्टन एनालिसिस की, कि उसकी डायग्राम क्या है, किस तरह से वो असेंबली पूरी वर्क करेगी और उसके अंदर कितने कंपार्टमेंट हैं। देखें, हमने कहा है कि इट इज़ द डायग्राम ऑफ असेंबली फॉर द कंबस्टन एनालिसिस। यहाँ पर हमारे पास 3 कंपार्टमेंट मौजूद हैं। यह है कंपार्टमेंट 1, यह है कंपार्टमेंट 2, ये होता है कंपार्टमेंट नंबर 3। सबसे जो पहला कंपार्टमेंट है, यहाँ पर हमने कहा कि इधर से ऑक्सीजन गैस एंटर होगी। देखिए, हमें मालूम है, हमने एक टॉपिक की हेडिंग ऊपर लिखी है कंबस्टन एनालिसिस। तो कंबस्टन किसको कहते हैं? किसी चीज़ के जलने को, किसी चीज़ के जलने के अमल को, जलने के प्रोसेस को कहते हैं। हमें मालूम है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास CH4 है, हमारे पास मीथेन गैस है। तो देखें, ये ऑक्सीजन ही की मौजूदगी में बर्न करेगी और उसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा H2O, और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, प्लस हीट रिलीज होगी। क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसके रिजल्ट में हीट रिलीज हो रही। तो देखिए, हमने कहा कि कोई भी जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न करता है, किसकी मौजूदगी में वो बर्न करेगा? हमेशा ऑक्सीजन की गैस की मौजूदगी में बर्न करेगा। और उसके रिजल्ट में प्रोडक्ट क्या बनेगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को सबसे पहले इस कंपार्टमेंट में यहाँ से एंटर करेंगे। और इस पहले कंपार्टमेंट के अंदर ये जो इसको कहते हैं प्लाटिनम बोर्ड, इस प्लाटिनम बोर्ड के अंदर यहाँ पर हमारा सैंपल मौजूद होगा, जिसको रखेंगे मिक्स करके विद दी कॉपर ऑक्साइड। हम लोग इसके बाद हर एक का फंक्शन देखेंगे कि उसका फंक्शन क्या है। फिर जो सेकंड कंपार्टमेंट है उसको कहते हैं H2O एब्जार्बर या वाटर एब्जार्बर। देखें, जब हम लोग अगर यहाँ पर अपने सैंपल को हीट अप करेंगे, हीट अप करने के रिजल्ट में ज़ाहिर सी बात है कंबस्टन का प्रोसेस होगा।
ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो उसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होगा? वाटर प्रोड्यूस होगा। तो वाटर को सबसे पहले यहाँ पर एब्ज़ॉर्ब करेगा ये मैग्नीशियम परक्लोरेट का मॉलिक्यूल MgClO4, जिससे सेकंड कंपार्टमेंट है। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड कंपार्टमेंट के। थर्ड कंपार्टमेंट के अंदर क्या है? तो हमने यहाँ पर लिखा है कि थर्ड कंपार्टमेंट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर। ये किसको एब्जॉर्ब करेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। अब यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि इन तीनों कंपार्टमेंट के अंदर मौजूद जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं हमारे पास, उनका काम क्या है। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पर हमने जिस मटेरियल से बने हुए इस ट्रे के अंदर, जिसको प्लैटिनम बोर्ड के नाम से लिखा है, जिसके अंदर हम लोग अपना सैंपल रखेंगे, वो प्लैटिनम ही का क्यों है, किसी और मेटल का, किसी और चीज़ का क्यों, किसी और एलिमेंट का क्यों नहीं बना हुआ। तो सबसे पहली बात क्या है कि ये इनर्ट है, ये खुद रिएक्ट नहीं करता, ये खुद रिएक्ट नहीं करेगा, उस सैंपल के साथ इनर्ट है। दूसरी बात क्या है कि इट सस्टेन दी हाई टेम्परेचर। देखिए जब हम लोग इसको हीट अप करेंगे, तकरीबन 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हीट अप किया जाता है। तो देखिए बहुत हाई टेम्परेचर है, इतने हाई टेम्परेचर को सस्टेन यही करेगा प्लैटिनम। उसके बाद तीसरी बात क्या है कि कैटालिस्ट, कि अगर हम लोग इस प्लैटिनम को इस्तेमाल करें तो यहाँ पर प्लैटिनम विल एक्ट एज ए कैटालिस्ट। देखिए हमें मालूम है कि प्लैटिनम एक ट्रांजिशन मेटल है, और आप लोगों ने अपने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट कैन एक्ट एज ए कैटालिस्ट, कि ये किसके तौर पर काम कर सकते हैं, कैटालिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। दूसरी बात हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर ये जो कार्बन ऑक्साइड है, CuO है, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो कॉपर ऑक्साइड जो है इट विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये यहाँ पर किसके तौर पर काम करेगी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करेगी। हमारा जो भी गिवन सैंपल होगा उसको ऑक्सीडाइज करेगी। तीसरी बात क्या है कि इस तीसरे कंपार्टमेंट के अंदर मैग्नीशियम परक्लोरेट मॉलिक्यूल मौजूद है, MgClO4 का मॉलिक्यूल जहाँ पर मौजूद है। इस MgClO4 मॉलिक्यूल का काम क्या है? तो देखिए हम देखते हैं कि मैग्नीशियम परक्लोरेट क्या है? एक हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है। हाइग्रोस्कोपिक किसे कहा जाता है? जो वाटर को, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो देखिए हमने कहा था अभी कि जब भी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करेंगे तो उसके रिजल्ट में वाटर प्रोड्यूस होगा। अब उस वाटर को एब्जॉर्ब कौन करेगा? तो ये हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल MgClO4 जो कि इस सेकंड कंपार्टमेंट के अंदर हमारे पास मौजूद है। अब तीसरी बात यहाँ पर यह है कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो एब्जॉर्बर है, इसका काम क्या है? देखें NaOH है हमारे पास, और ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, और इसके रिजल्ट में बनेगा क्या? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बनेगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने ये बात की है कि मैग्नीशियम परक्लोरेट इस्तेमाल होगा, जो कि किसके तौर पर काम कर रहा है? वाटर एब्जॉर्बर है, हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल। जब ये सारा प्रोसेस करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट ऑफ वाटर और अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, उसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मौजूद कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो परसेंटेज कंपोजिशन है उसको मालूम कर सकेंगे। अब हमें इस अमाउंट ऑफ वाटर या अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का पता कैसे चलेगा? ज़रा इस बात को समझते हैं कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट का और वाटर की अमाउंट का हमें कैसे पता चलेगा कि इस रिएक्शन के रिज़ल्ट में, इस कंबस्शन रिएक्शन के रिज़ल्ट में, कंबस्शन के प्रोसेस के रिज़ल्ट में कितनी अमाउंट ऑफ वाटर और कितनी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है, उसकी अमाउंट क्या है। देखिए हम जब भी इस कंपार्टमेंट के अंदर मैग्नीशियम परक्लोरेट को लेंगे या सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे, तो उसकी कुछ नॉन अमाउंट लेके, फॉर एग्जांपल हमने जब मैग्नीशियम परक्लोरेट को यहाँ पर लिया था, उसकी जो नॉन अमाउंट थी जो हम लोगों ने वे करके उसको लिया था, दैट वाज फॉर एग्जांपल 0.5 ग्राम। अब अगर देखें कि आफ्टर द रिएक्शन करने के बाद जब वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो ज़ाहिर बात है उसका मास बढ़ जाएगा।
अब अगर हम लोग आफ्टर द रिएक्शन देखें कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया, थोड़ी देर बाद हमने देखा कि इस मैग्नीशियम पर क्लोरेट का जो मास है वो है 1.0 ग्राम। तो अगर 1.0 ग्राम है तो हम लोग क्या करेंगे, ये इसका फाइनल मास है, ये इसका इनिशियल मास है, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 0.5 ग्राम। अब ये किसकी है, H2O की वैल्यू है कि इसने इतना H2O जो है वो एब्ज़ॉर्ब किया है। और इसी तरह दूसरा है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के, वहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्ज़ॉर्ब करेगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट का हमें कैसे पता चलेगा। यहाँ पर भी इसकी चीज़ यही है कि हम लोग इसकी नॉन अमाउंट लेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने जो कार्बन डाइऑक्साइड लिए दैट वाज 1.0 ग्राम। आफ्टर द रिएक्शन हमें पता चलता है कि उसकी जो आफ्टर द एब्जॉर्बिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो मास है वो हो गया है 2.0 ग्राम। 2.0 ग्राम। अब देखें हम लोग इनिशियल और फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, 1.0 ग्राम। अब ये 1.0 ग्राम क्या है, दैट विल बी द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड का मास है। और यहाँ पर ये 0.5 जो मैंने लिखा था ये मास था हमारे पास वाटर का। तो जब हमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का मास पता चल जाएगा, फिर हम लोग उसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग उसमें से उस कंपाउंड में से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो एलिमेंट, तीनों जो एलिमेंट है हमारे पास, उनकी परसेंटेज कंपोजिशन को मालूम करेंगे। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद कि किस तरह से इन तीनों एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन मालूम की जाएगी। उस तक आप लोग इसका ज़रा अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलें ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ दीज थ्री एलिमेंट। उसका फार्मूला क्या होगा। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इन तीनों एलिमेंट की हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करेंगे, उसके लिए क्या फार्मूला हो सकता है। देखें, सबसे पहली बात हमने लिखी है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे मालूम करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। उस रिएक्शन के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ या कितना मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है, उसको डिवाइड करेंगे टोटल मास ऑफ कंपाउंड पर। याद रखें, आपको क्वेश्चन के अंदर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी दिया जाएगा और टोटल मास ऑफ कंपाउंड भी दिया जाएगा। अब उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। अब 12 ही के साथ क्यों किया, क्योंकि हमें मालूम है कि 12 किसका मास नंबर है, कार्बन का। उसको डिवाइड करेंगे हम लोग 44 पर। अब 44 पर क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 44 इस कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है। देखिए, हमें मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कार्बन है, साथ में क्या है, ऑक्सीजन है। मैं इसको यूँ लिख रहा हूँ, कार्बन है और साथ में 2 इसके अंदर ऑक्सीजन है। कार्बन का मास नंबर यहाँ पर कितना है हमारे पास, 12 है। ऑक्सीजन का मास नंबर क्या होता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 44। तो यहाँ पर देखें, इसका जो मास है वो 44 है इसका कार्बन डाइऑक्साइड का। तो उस पर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उसको 100 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, परसेंटेज ऑफ कार्बन। दूसरी बात हम लोग पढ़ते हैं कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन किस तरह से मालूम करेंगे। अब देखिए, हाइड्रोजन कहाँ पर मौजूद है, वो वाटर के अंदर मौजूद है ना। तो हम लोग वाटर क्या लिखेंगे, मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। में फिर बात को मेंशन कर रहा हूँ कि इस तरह के जो क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाएंगे, उन क्वेश्चन के अंदर आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मास भी दिया जाएगा, वाटर का मास भी दिया जाएगा और टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी आप लोगों को दिया जाएगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2.02। देखिए, हाइड्रोजन है, अब ये H2 की सूरत में, इस वजह से इसको लिखा है हमने 2.02, जो कि इसका क्या है, मॉलिक्यूलर मास। डिवाइड करेंगे इस पर, किस पर, 18.02, जो कि क्या है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास है। और मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 100 के साथ, क्योंकि हम लोगों ने परसेंटेज मालूम करनी है।
तीसरी बात यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अब कैसे मालूम करें। ऑक्सीजन तो दोनों में है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी ऑक्सीजन है, वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन है। अब इसका क्या करें, तो इसके लिए बहुत आसान फार्मूला है कि हम लोग इसको 100 में से लिखेंगे 100 माइनस परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों का जो सम आएगा उसमें उसको हम लोग माइनस करेंगे 100 में से, तो वो हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगी। अब अगर हमने यहाँ पर नोट लिखा है कि अगर हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर ये 100 के बराबर आता है, तो इसका मतलब है कि हमने जो क्वेश्चन हल किया है वो ठीक किया है। अब जब हम लोग इन तीनों एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन मालूम कर लेंगे, तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि टू डिटरमिन द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड, कि उस कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला कैसे मालूम करेंगे। और जब हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला मालूम कर लेंगे, उसके बाद जो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा टू डिटरमिन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कि हम लोग उससे उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कर लेंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड को भी डिटरमिन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कंबस्शन एनालिसिस। हम लोगों ने शुरू में लिखा था कि इस मेथड का जो मेन पर्पस है वो क्या है, टू डिटरमिन द एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। जहाँ तक हम लोग पहुँच गए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे और फिर आप लोगों की बुक के जो कोई न्यूमेरिकल है उनमें से हम लोग कोई एक न्यूमेरिकल करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस लेक्चर के अंदर कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।